तो बच्चों अभी तक की क्लास में प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख चुके हैं और सीख चुके थे दैट व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाई मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें लास्ट वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर फंक्शंस। ओके, देखो ये हम चीज़ें जानते हैं ऑलरेडी कि जो मैनेजमेंट है ये हर जगह नीडेड है, ठीक है, हर जगह इसकी ज़रूरत होती है। बट अगर एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो मैनेजमेंट के 3 अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। देखो बहुत ही आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से चीज़ें देखना। सबसे पहली चीज़, इसको हम एक ट्राइंगल के शेप से जो है डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ट्राइंगल क्यों बनाते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा इसमें। देखो सबसे पहली चीज़, इसमें 3 अलग अलग लेवल होते हैं। किसी भी एक कंपनी में अगर हम बात करें मैनेजमेंट की तो 3 अलग अलग लेवल पर मैनेजमेंट होती है। फर्स्ट जो हमारा होता है इसको हम बोलते हैं अपर लेवल या टॉप लेवल मैनेजमेंट। देन उसके बाद में आता है आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड उसके बाद में आता है आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसको लोअर लेवल भी बोलते हैं, ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि इन लेवल्स पर जो जॉब्स होती हैं वो किन लोगों की होती है या इन पर कौन कौन लोग जो है वो हायर किए जाते हैं या बिठाए जाते हैं। देखो बच्चों, जो हमारा ये अपर लेवल या टॉप लेवल होता है, यहाँ पर आपके कंपनी के जो बॉस होते हैं वो सारे आते हैं, ठीक है। जो आप कह सकते हैं कंपनी के सबसे सीनियर लोग हैं वो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट में आएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपके बीओडी जिसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद में कंपनी के जो प्रेसिडेंट होंगे वो आएंगे टॉप लेवल पर। कंपनी के सीईओ जिसको आप फुल फॉर्म में अगर कहें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, ठीक है। सीएफओ होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। उसके अलावा जीएम मतलब जनरल मैनेजर, ठीक है। ये कुछ जो पोस्ट होती हैं आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें मिडिल लेवल मैनेजमेंट की तो यहाँ पर क्या है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे हर एक अलग अलग चीज़ों के लिए डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं और उन डिपार्टमेंट के हेड यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके परचेज मैनेजर, देखो ये एक परचेज डिपार्टमेंट है जो ये इंश्योर करेगा कि चीज़ें कहाँ कहाँ से हमें कैसे कैसे परचेज करनी है। तो उस डिपार्टमेंट के लिए एक पर्टिकुलर हेड बनाया गया होगा और उस हेड को हम बोलेंगे परचेज मैनेजर। सेम ऐसे ही एक डिपार्टमेंट होगा जिसको हम सेल्स डिपार्टमेंट बोलेंगे, जो ये चेक करेगा कि हमारी जो कंपनी की सेल है उसको किस तरह से इंक्रीज करना है, होता ना। तो जो उसका जो हेड होगा उस डिपार्टमेंट का उसको बोलेंगे सेल्स मैनेजर। सेम ऐसे ही आपका फाइनेंस मैनेजर होता है जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड होता है। रीजनल मैनेजर होता है, प्लांट मैनेजर होता है। ये आपके कितना आएंगे, ये आपके आएंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर। देन उसके बाद में एक लेवल आता है जिसको हम लोअर लेवल मैनेजमेंट बोलते हैं। ध्यान रखना बच्चों, लोअर लेवल मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर वर्कर सारे जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, नहीं, ये उनके ऊपर है। इसके नीचे यहाँ पर इस जगह पर जो अगर हम चेक करें तो ये वाला पार्ट हमारा होता है फैक्ट्री का या आप कह सकते हैं कंपनी का, जहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो मशीन पर काम कर रहे हैं, वो लोग इनके नीचे आते हैं, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। इनको संभालने का काम होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट का। मतलब ये कि एक कंपनी में आप ऐसा समझो कि जो लोग मशीन पे काम कर रहे हैं वर्कर्स या जो फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इनको संभालने के लिए, इनको मैनेज करने के लिए जो लोग होते हैं वो आपके आते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट में, ठीक है। कौन कौन सी पोस्ट इसमें मिलती हैं, एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं लिखा है टीम लीडर हो सकते हैं, आपके असिस्टेंट मैनेजर होता है, जो मैनेजर होता है उसके जस्ट नीचे असिस्टेंट मैनेजर होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये मैनेजर को हेल्प करता है। उसके अलावा आपका फोरमैन है, क्लर्क है, ये आपके कुछ जो है ये लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। अगर हम बच्चों बात करें कि इनमें किसके पास अथॉरिटी जो है या पावर जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है जो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट है इनके पास जो पावर है कंपनी को लेकर के वो सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं भाई ये कंपनी के बॉस है, यही कंपनी के कर्ता धर्ता है। पूरी कंपनी को चलाने का, पूरी कंपनी के प्रॉफिट की जो जिम्मेदारी होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कंपनी को लेकर के, वो सारी की सारी इनके कंधों पर होती है। जितने बड़े बड़े डिसीजन लेने होंगे कंपनी के लिए वो सारे ये टॉप लेवल वाले लोग लेंगे, ठीक है। अभी काम क्या करते हैं हमको ये समझना पड़ेगा। देखो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनके फंक्शंस को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा एग्जैक्ट ये तीनों कैसे वर्क करते हैं। अगर हम बात करें फंक्शंस की तो देखो सबसे पहले हम ये सीखेंगे जो ये हमारे अपर लेवल मैनेजमेंट पर लोग बैठे हुए हैं जिनको हम बोल रहे हैं बॉस या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम कह रहे हैं।
रियलिटी में ये कंपनी के लिए क्या क्या काम करते होंगे। देखो, कंपनी स्टार्ट हुई है, कंपनी रन कर रही है, ठीक है। अब कंपनी के लिए बहुत सारे बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं, ठीक है, कि भाई नया प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करना है, किस न्यू मार्केट को किस तरह से कैप्चर करना है, ठीक है, हमारी सेल्स किस तरह से इंक्रीज करनी है। तो ये लोग क्या करते हैं, इनका सबसे पहला काम होता है डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। ये क्या करते हैं, अपनी जिस कंपनी में ये जॉब कर रहे हैं, ये उस कंपनी के गोल्स डिसाइड करते हैं कि हमारी कंपनी रियलिटी में क्या चीज़ अचीव करना चाहती है आने वाले टाइम में, तो उसको बोलते हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स। तो ये लोग क्या करते हैं, पहले उन ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, उनको फाइनल कर देते हैं कि हमारी कंपनी आने वाले टाइम में ये चीज़ें जो है अचीव करना चाहती है, पाना चाहती है। देन इसके बाद में क्या करते हैं, ये कंपनी के लिए प्लान्स बनाते हैं, ठीक है, पॉलिसीज बनाते हैं। अब देखो भाई, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन हो गया, हमें ये पता चल गया कि कंपनी ये काम करना चाहती है या ये चीज़ अचीव करना चाहती है। अब ऐसा तो नहीं है कि आंख बंद करके कहीं भी चल देंगे, तो उसके लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन की नीड होती है। तो डायरेक्शन ये टॉप लेवल वाले लोग प्रोवाइड करते हैं। ये कंपनी के लिए प्लान्स बनाएंगे, पॉलिसीज़ बनाएंगे, जहाँ पर इनकी टर्म एंड कंडीशंस लिखी होंगी, कंपनी की जो कुछ ज़रूरी कह सकते हैं शर्तें होती हैं, वो शर्तें लिखी होंगी। ये सारा काम बनाने का इनका टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। उसके अलावा कंपनी में बहुत सारे रिसोर्सेज की नीड होगी। जब कंपनी रन कर रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कंपनी को रन करने के लिए कई सारे रिसोर्सेज की नीड होगी। तो उन रिसोर्सेज को असेंबल करने का काम भी इनका है, ठीक है। उसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है अप्रूविंग बजट। देखो बच्चों, आप लोग जानते हो कि एक कंपनी के अंदर कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट पे कुछ ना कुछ काम हो रहा है। इन सब काम को पूरा करने के लिए, सारे टास्क को कंप्लीट करने के लिए पैसों की नीड होगी। तो ये पैसा कौन देगा, तो ये अपर लेवल की जो या टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट होती है, ये उन बजट्स को पास करती है, उनके लिए पैसों की अरेंजमेंट करती है, ठीक है। यही साइन करके देंगे तभी पैसा मिलेगा, मतलब कहने का ये है। तो ये सारा काम हो गया टॉप लेवल मैनेजमेंट का। अब देखो, रियलिटी क्या है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं, ये फिजिकली ज़्यादा वर्क नहीं करते, ठीक है। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि कंपनी में बढ़िया एक एसी रूम है, वहाँ पर आराम से अपना पीसी के आगे बैठकर ये वर्क कर रहे हैं। तो फिजिकली इनकी कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती कंपनी में, बट मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इनका एक भी गलत डिसीज़न पूरी कंपनी को डुबा सकता है, होता है। तो भाई कंपनी की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी की सारी इनके कंधों पर है। तो इनकी जो जॉब होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है, कंप्लीटली पूरे टाइम माइंड में इनके कंपनी को लेकर के चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफाइड भी कह सकते होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, क्योंकि अगर किसी नए आदमी को हम कंपनी के टॉप लेवल पर बिठा दें और वो कोई गलत डिसीजन ले ले, तो कंपनी बंद हो सकती है या जो प्रोडक्ट है उनके वो फेल हो सकते हैं। तो ये कुछ जो काम है ये हमारे करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स बना दिए, प्लान बना दिए, पॉलिसी बना दी। अब ये काम खुद नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें बना करके फाइल में सारा कुछ लिख के अपने आगे जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इन्होंने जितनी पॉलिसीज़ बनाई वो सारी की सारी आ जाएगी यहाँ नीचे इनके पास, मिडिल लेवल लोगों के पास में, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उनके पास में। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। सेल्स डिपार्टमेंट है जो ये चेक करेगा कि भाई हमें सेल्स किस तरह से इंक्रीज़ करनी है। एक परचेज डिपार्टमेंट है जो ये इंश्योर करेगा कि हमें चीज़ें कहाँ से जो है सस्ती मिल जाएंगी परचेज़ करने के लिए, ठीक है। एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है जो पूरा फाइनेंस के काम को संभाल रहा होगा। तो जितनी भी पॉलिसीज़ इन्होंने बनाई अपर लेवल ने, वो सारी पॉलिसीज़ की कॉपीज़ इन लोगों के पास आ जाती है, ठीक। अब इनको पता चलता है कि हमारी कंपनी क्या चीज़ करना चाहती है या क्या उसके गोल्स हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये लोग क्या करते हैं, उन गोल्स को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इनको पता चल चुका है कि अपर लेवल मैनेजमेंट के लोग ये चाहते हैं या कंपनी ये चाहती है कि उनको अपनी सेल्स इंक्रीज़ करनी है या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, या जो भी कंपनी का एक पर्टिकुलर गोल है, उसके अकॉर्डिंग ये उसकी एक्टिविटीज़ को जो है वो छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देते हैं। फिर ये इंश्योर करते हैं या ये चेक करते हैं कि भाई उसके लिए कितने बजट की नीड होने वाली है, कितने पैसों की ज़रूरत होगी, या इनको जो काम कंप्लीट करना है उसके लिए कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। तो वो रिसोर्सेज को लाएंगे, कितने पैसों की ज़रूरत है या कितना बजट चाहिए, वो सारा ये चेक करेंगे। देन उसके बाद में यहाँ से अपने बजट को पास करवा लेंगे। इनका ये काम है, ठीक। अब ये सारी चीज़ें इन लोगों ने कर ली है,
ठीक है। इसलिए देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या लिखा है, इंटरप्रेट पॉलिसीज। जो पॉलिसी यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्रिपेयर की थी, बनाई थी, उस पॉलिसी को ये अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट तक पहुँचा देते हैं, उनको समझा देते हैं कि हमारी कंपनी के ये गोल्स हैं, हम ये चीज़ अचीव करना चाहते हैं आने वाले टाइम्स में, ठीक है। उसके अलावा लिखा है प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। कंपनी का एक पूरा सेटअप बनाने का जो काम है वो इनका होता है। उसके बाद में लिखा है अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़। अब जाहिर सी बात है, एक कंपनी है, उसमें कई सारे अलग अलग काम करने, तो उनके लिए अलग अलग लोगों को हायर करना पड़ेगा, लोगों की ज़रूरत होगी। तो ये कंपनी में लोगों को हायर करते हैं, मतलब जॉब देते हैं, लोगों का सिलेक्शन करते हैं। उसके अलावा लिखा है इशूइंग इंस्ट्रक्शंस। कंपनी में किस तरह से काम करना है या क्या काम करना है, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने का काम जो है वो भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है। ये भी खुद काम नहीं करेंगे, ये अपने नीचे वालों से करवाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें वो नीचे वालों को समझाएंगे कि कैसे काम करना है। उसके अलावा मोटिवेट एम्प्लॉयज़। इनका ये भी काम है कि इनके नीचे जो सबॉर्डिनेट्स हैं, ये जो एम्प्लॉयज़ इनके नीचे काम कर रहे हैं, ये उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहें, ठीक है, ताकि वो अपने काम में और अच्छा परफॉर्म कर पाए। उसके अलावा लिखा है सबमिट रिपोर्ट्स टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। जितनी भी रिपोर्ट्स बनेंगी इनके नीचे लेवल वाले जो भी लोग बनाएंगे, उन रिपोर्ट्स को ये फाइनली अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचा देते हैं कि हमारी कंपनी इस तरह से परफॉर्म कर रही है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। इसके बाद जो लास्ट वाला हमारा पॉइंट आता है, जिसको हम बोलते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये क्या करते हैं, देखो यहाँ पर कौन लोग आते हैं, पहले जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको, टीम लीडर होगा, असिस्टेंट मैनेजर होगा या फोरमैन वगैरह होंगे। अब ये क्या करते हैं, इनका मेन काम होता है फील्ड पे, या समझ सकते हो फैक्ट्री में या कंपनी के अंदर ये काम करते हैं, या मैं ये कह दूँ ये वर्कर्स के लिए काम कर रहे हैं, या ये चेक कर रहे हैं कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो रियलिटी में कैसे काम कर रहे हैं। देखो अब मान लो फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर 100 लोग काम करते हैं। अब ये जो 100 वर्कर अलग अलग काम कर रहे हैं, ये सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या ये टाइम पर आते हैं कि नहीं आते, तो इसको चेक करने के लिए भी कोई चाहिए ना, तो वही ये लोग होते हैं। ये चेक करते हैं कि हमारी फैक्ट्री में या हमारी कंपनी में जो वर्कर्स आते हैं ये टाइम पर जॉब पे आते भी है कि नहीं आते, कौन वर्कर कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, कितना अच्छे से काम कर रहा है, ये चेक करेंगे, ठीक है। जैसे कि लिखे हैं इंश्योरिंग वर्किंग इन्वायरमेंट, ये भी चेक करेंगे कि जो वर्कर्स जिस इन्वायरमेंट में, जिस जगह पे काम कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंट ठीक है कि नहीं है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है, वहाँ पर पानी की सप्लाई प्रॉपर उनको मिल रही है कि नहीं मिल रही, इस तरह छोटी मोटी जो चीज़ें ये उसको चेक करेंगे, ठीक है। उसके अलावा लिखा है सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। देखो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, कई सारी फैक्ट्रीज में कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट हो जाते हैं, ठीक है, कई बार कुछ वर्कर्स की उसमें जान भी चली जाती है, तो ऐसे में उनकी सेफ्टी का ध्यान रखने का काम इनका होता है, ठीक है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का। ये चेक करते हैं कि यार ऐसा तो नहीं कि हमारी कोई जो मशीन है वो ढंग से काम ना कर रही हो, कोई उसमें प्रॉब्लम ना आ रही हो, ये उसको चेक करेंगे, ठीक है। हमारे जो वर्कर्स हैं वो कुछ, देखो फैक्ट्री में काम करते टाइम में कई ऐसी मशीन होती हैं जिनको रन करने के लिए, चलाने के लिए हमको स्पेशल गियर्स यूज़ करने पड़ते हैं वर्कर्स को, लाइक उनको हेलमेट पहनना पड़ता है, ग्लव्स लगाने पड़ते हैं अगर केमिकल का काम है ना। तो ये भी चेक करेंगे कि यार हमारे जो वर्कर काम कर रहे हैं वो प्रॉपर जो सेफ्टी गियर्स है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आजकल के टाइम में हो सकता है टीम लीडर ये भी चेक करते हों, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, तो ये भी चेक करते होंगे कि जो हमारे ये वर्कर है ये भाई प्रॉपर सैनिटाइजिंग करते हैं कि नहीं करते, ठीक है, डिस्टेंस का ख्याल रखते हैं प्रॉपर कि नहीं रखते, तो ये सारा काम इनका है। उसके अलावा लिखा है चेक एंड कंट्रोल परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर्स। ये मैं समझा चुका, मतलब ये चेक करेंगे कि हमारे नीचे जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं वो प्रॉपर वर्क किस तरह से करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर इनको लगता है कि यार कोई ऐसा वर्कर है जिसको थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो ये उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनको थोड़ा एक्सपीरियंस होता है काम का, तो ये उनको ट्रेनिंग देंगे। अगर इनको लगता है कोई ऐसा एम्प्लॉय है या कोई ऐसा वर्कर है जो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत मेहनत से काम कर रहा है, तो ये उसको मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोनस दे देंगे, उसको कोई गिफ्ट्स वगैरह दे देंगे कंपनी की तरफ से, ये इनका काम है, ठीक है। उसके अलावा चेक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर किसी कंपनी में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, सामान बनाया जाता है, तो उसकी क्वालिटी को भी तो इंश्योर करना पड़ेगा कि क्वालिटी प्रॉपर बन रही है कि नहीं बन रही। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है प्रोडक्ट की, तो जाहिर सी बात है कंपनी के ऊपर बहुत सारे सवाल उठने लग जाएंगे।
तो ये चेक करते हैं कि यार हमारी कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, वो काम इनका है। उसके अलावा लिखा है क्रिएट बेटर ह्यूमन रिलेशंस। देखो बच्चों, आप लोग जानते हो यार एक कंपनी में कई सारे अलग अलग वर्कर काम कर रहे हैं। अब ये जितने भी वर्कर्स हैं अलग अलग गाँव से, शहर से आते हैं, अलग अलग धर्म के हैं, होता है, अलग अलग इनकी सोच है, अलग अलग इनकी वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं। तो ऐसे में क्या होता है, इनके बीच में कई बार लड़ाई झगड़े होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में जो टीम लीडर होता है, ठीक है, वो ये इंश्योर करता है कि ऐसा ना हो कि हमारे वर्कर आपस में कहीं लड़ जाएं, वो एक डायरेक्शन में काम करें, सही से काम करें। वो इंश्योर करने का काम भी लोअर लेवल मैनेजमेंट का होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि ये तीनों लेवल किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले जो ये फैक्ट्री में नीचे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको चेक करेंगे आपके टीम लीडर या असिस्टेंट मैनेजर। फिर ये अपनी सारी रिपोर्ट्स क्या करेंगे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को पहुंचा देंगे, ठीक है। अब इनके पास थोड़ी सी अथॉरिटी है, थोड़ी पावर है, कुछ चीज़ों को ये मैनेज कर सकते हैं या कुछ चीज़ों पर ये अपने डिसीजन ले सकते हैं। जो डिसीजन ये नहीं ले सकते वो ये पास कर देते हैं अपने ऊपर वाले लोगों तक। ये कुछ डिसीजन लेंगे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे या कुछ एक्शंस ले लेंगे। अगर इनको लगता है ये वो नहीं कर सकते तो ये अपने ऊपर वालों को पहुंचा देते हैं। इस तरह से ये पूरी चीज़ें कंटिन्यू चलती है, ठीक है। आई होप अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में इस चैप्टर में हमारे पास जो बचता है लास्ट टॉपिक, वो बचता है कोऑर्डिनेशन। तो चलिए फटाफट से देखते हैं ये कोऑर्डिनेशन क्या है। तो देखो बच्चों, अब आप लोग ये तो जान चुके हो कि यार एक कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट का ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने डिपार्टमेंट्स के ही परफॉर्मेंस को एनहेंस करे, बढ़ाए। अब ये आप सोचो यार, हर डिपार्टमेंट अगर अलग अलग काम कर रहा होगा तो कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कैसे अचीव होगा, गोल कैसे अचीव होगा, है ना। तो उसको अचीव करने के लिए हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन की नीड होती है। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि जितने भी लोग ये काम कर रहे हैं, बेशक ये अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, बट इनकी जो डायरेक्शन है वो एक ही होनी चाहिए। इनका जो फाइनल माइंडसेट है वो एक ही होना चाहिए, जो कंपनी का गोल अचीव करना हो, ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्या है, देखो सबसे पहले डेफिनेशन देखते लिखा है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग हार्मनी अमंग वेरियस एक्टिविटीज़। हम जैसा कि अभी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी कंपनी में कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन एक्टिविटीज़ के बीच में हार्मनी को क्रिएट करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। अब आप कहोगे हार्मनी क्या है, हार्मनी को आप ऐसा समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल हिंदी में एक वर्ड है सद्भावना, मतलब कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना या कोशिश ये करना, ठीक है भाई हम अपना काम कर रहे हैं बट अगर आपको नीड होगी तो हम आपकी भी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हार्मनी। तो जितने भी ये सेक्टर्स या डिपार्टमेंट्स काम करते हैं ये ख्याल रखते हैं कि जो हमारे साथ वाले डिपार्टमेंट्स हैं वो भी सही से काम कर रहे हो या हम उनकी भी हेल्प करें, ताकि जो कंपनी का फाइनल ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कोऑर्डिनेशन की भी जरूरत होती है। अब देखो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो फॉर एग्जांपल अलग अलग डिपार्टमेंट है, मान लो आपके यहाँ पर एक सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, आपके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट है, आपके पास प्रमोशन डिपार्टमेंट है, होता है कंपनी में अलग अलग कई सारे काम होते हैं। अब मान लो ये डिपार्टमेंट अपना अलग ही सेल बढ़ाने में लगा है, ये देख ही नहीं रहा कि भाई फाइनेंस वाले को रियलिटी में कहाँ पर कितनी चीज़ों की नीड है। ये प्रमोशन वाला को बस प्रमोशन पे एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए जा रहे हैं, उसको यही नहीं पता यार सेल्स हमारी हो भी रही है कि नहीं हो रही, सेल्स बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, इसको पता नहीं, प्रमोशन में प्रमोशन किए जा रहा है, पैसे खर्च करे जा रहा है। तो इसलिए इन सबके बीच में जितने भी सेक्टर्स हैं इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। इन सबको मिलकर काम करना चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि भाई हमारे जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं वो प्रॉपर काम कैसे कर रहे हैं, या अगर कहीं उनकी हम हेल्प कर सकें तो वो ज़रूर करें, ठीक है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कोऑर्डिनेशन की, जिसमें सबसे पहले लिखा है इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। देखो बच्चों आप जानते हो यार कि अगर कोई एक अकेला आदमी काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कंपनी में अकेले काम करता हूँ तो मुझे कोऑर्डिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को सारे डिसीजन खुद लेने हैं, सारे काम खुद करने हैं, कंपनी में और कोई नहीं है, तो ऐसे में तो कोऑर्डिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। बट मान लो मैं हूँ, मेरे साथ एक पर्सन हो रहे हैं, हम दो लोग मिलकर कंपनी में काम कर रहे हैं। अब मान लो ये जो सेकंड वाला पर्सन है ये अपनी मर्जी से कोई भी काम कर रहा है, मैं अलग अपनी मर्जी से कोई भी काम कर रहा हूँ, तो ऐसे में कंपनी का मेन जो गोल होगा वो कैसे अचीव होगा, बीच में दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसे में हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है।
और यही 2 लोग जब 200 में बदल जाते हैं या 200 लोग 2000 लोगों में बदल जाते हैं तो कोऑर्डिनेशन की और ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। क्यों? क्योंकि सभी लोग अपने अपने ग्रुप्स में काम करते हैं। तो अगर कंपनी में अलग अलग ग्रुप बने हैं तो उन ग्रुप एफर्ट्स को प्रॉपर एक साथ जोड़ने का जो काम है वो कोऑर्डिनेशन करता है। इंटीग्रेट का मतलब ही होता है चीज़ों को जोड़ना। तो जो अलग अलग ग्रुप्स काम कर रहे हैं उनको जोड़ कर रखना, ये कोऑर्डिनेशन का पहला काम है। दूसरा लिखा है इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। ये इंश्योर करता है कि हमारे जितने भी अलग अलग काम हो रहे हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो एक ही दिशा पे है कि नहीं है, यूनिटी उनके अंदर है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि यार आपस में ये लोग मतभेद रख रहे हैं, कोई कुछ और काम कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। तो इसको ठीक करने का काम जो है वो कोऑर्डिनेशन का ही है। उसके अलावा लिखा है इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। देखो अब जैसा कि मान लो आप कंपनी चला रहे हो तो कंपनी में ऐसा नहीं है कि आज आपने लोगों को चीज़ों को सबको एक साथ लेकर के चले, कोऑर्डिनेशन करा और कल आपने छोड़ दिया कि भाई सब अपने आप हो जाएगा, छोड़ दो। ऐसा नहीं होता है। ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, ये आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। आज कल परसों ये कंटिन्यू चलेगा जब तक आपकी कंपनी चल रही है। उसके अलावा लिखा है इट ऑल परवेसिव। यह लिखा है नीडेड इन ऑल डिपार्टमेंट्स। जैसा कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि बस एक डिपार्टमेंट को ही करेगा, नहीं, कोऑर्डिनेशन हर डिपार्टमेंट में होगा। चाहे सेल्स वाला हो, ये अपने नीचे के जो सबऑर्डिनेट्स होंगे उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करेगा, प्लस अपने साथ के जो डिपार्टमेंट है उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, ऐसे ही सेम यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। तो हर डिपार्टमेंट के लिए ये ज़रूरी होता है कोऑर्डिनेशन करना। उसके अलावा लिखा है इट इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन नेवर एस्टैब्लिश्ड बाय इटसेल्फ बट इट इज़ अ डेलिब्रेट एफर्ट। मीनिंग ये है कि देखो आप ऐसे कभी मत सोचो कि हमने एक बार डायरेक्शंस दे दी, लोगों को समझा दिया कि हाँ भाई देखो मिलकर काम करना, ये कंपनी का गोल है और ऐसे को हमें अचीव करना है। अपने आप ये काम नहीं करेगा। कोऑर्डिनेशन में एफर्ट लगते हैं, मेहनत लगती है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, हज़ारों तरह के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मेहनत लगेगी, आपको लोगों को जोड़ने में मेहनत लगेगी, लोगों की परफॉर्मेंस चेक करनी पड़ेगी, लोगों की अगर कोई दिक्कतें आ रही है आपको उनको चेक करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो इसमें मेहनत लगती है। ठीक है, ये अपने आप नहीं चलता, आपको इसको बनाना पड़ता है कोऑर्डिनेशन को। ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब बात ये आती है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो पहली चीज़ लिखा है ग्रोथ इन साइज। देखो अगर जैसा कि मैंने बताया कि अगर एक कंपनी में एक ही पर्सन है जो पूरी कंपनी चलाता है तो कोऑर्डिनेशन की नीड नहीं है, पर जैसे जैसे कंपनी का साइज बढ़ता है, कंपनी में ग्रोथ होती है, वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की नीड भी बढ़ती जाती है। जब 2 लोग हैं थोड़ी कोऑर्डिनेशन है, 20 लोग हैं थोड़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी, जब 2000, 2500, 50,000 एम्प्लॉयज़ एक साथ काम कर रहे हैं तो ऐसे में ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी। और आप जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन करके चलेंगे उतने ही चांसेस हैं कि आपकी कंपनी में गलतियां ना हो या गलतियां कम से कम हो। ठीक है, तो इसकी एक ही इंपॉर्टेंस है। दूसरा यहाँ लिखा इट इज़ अ फंक्शनल डिफरेंशिएशन। देखो अब आपको पता है कि यार एक कंपनी में ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही काम होता है, कंपनी में कई सारे काम होते हैं। कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, पैकेजिंग भी होती है, सेल्स भी होती है, प्रमोशंस भी होते हैं, कई सारे अलग अलग सेक्टर होते हैं। तो लिखा है कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट सेक्टर्स। कोऑर्डिनेशन हर सेक्टर में ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, आपका चाहे मार्केटिंग एंड फाइनेंस का काम हो वहाँ पर भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपका सेल्स का काम है आपको वहाँ पर भी ज़रूरत है, आप प्रमोशंस करते हैं वहाँ भी कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं वहाँ भी, और इन सब के बीच में भी आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन होगा। अब कोऑर्डिनेशन का आप सोचो यार फ़ायदा होता क्या है, तो देखो एक इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फ़ायदा क्या है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट से मान लो, ठीक है। अब जैसे कि हमने मान लिया यहाँ पर एक सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, और आपके पास में यहाँ पर मान लो एक प्रमोशन डिपार्टमेंट है फॉर एग्जांपल। अब हमको पता है कि यार देखो किसी भी कंपनी में जो रिसोर्स हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है, या आप कह सकते हो जो मनी है वो लिमिटेड है। अब अगर मान लो इन लोगों के पास, सेल्स डिपार्टमेंट वालों के पास में कुछ ऐसे रिसोर्सेज हो जिनके पास एक्स्ट्रा है, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, हो सकता है वो कोई सामान हो जो इनके पास एक्स्ट्रा पड़ा हो, फर्नीचर हो एक्स्ट्रा पड़ा हो, कुछ एम्प्लॉयज़ हो इनके पास में जो एक्सेस हो गए हैं जिनकी अभी नीड नहीं है, ठीक है, तो इनके पास अगर वो पड़े रहेंगे तो वो तो वेस्टेज है, या इनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, ठीक है भाई, इन्होंने जितना सोचा था सेल्स में पैसा खर्च होगा उतना खर्च नहीं हुआ, थोड़ा पैसा बच गया, तो ये उसको अगर अपने पास ही रखेंगे तो वो तो एक नुकसान वाली बात हो जाएगी,
ठीक है, क्योंकि वो रिसोर्सेज कहीं यूज नहीं होंगे। तो ऐसे में अगर इन दोनों के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन होगा, तो अगर मान लो कल को प्रमोशन डिपार्टमेंट को या फाइनेंस डिपार्टमेंट को लगता है कि यार इनको नीड है कुछ रिसोर्सेज की और किसी दूसरे डिपार्टमेंट के पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं, तो ये उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। भाई इनके पास ज़्यादा है, ये इस डिपार्टमेंट को दे देंगे और अपना टॉप लेवल से बात कर लेंगे कि हाँ भाई हमारे पास इतने रिसोर्सेज जो है वो एक्सेस थे, ज़्यादा थे, हमने इस डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दिए। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन का ये एक बड़ा अच्छा फ़ायदा है। उसके अलावा लिखा है स्पेशलाइजेशन। देखो बच्चों, होता क्या है कि जब एक कंपनी में लोग काम करते रहते हैं, पहली चीज़ तो ये कि पहले ही कंपनी अब जो लोगों को हायर करती है वो एक्सपीरियंस्ड लोगों को हायर करती है, नए लोगों को बहुत कम नौकरी मिलती है, आप लोग भी जानते हैं। एक तो इन्होंने एक्सपीरियंस्ड लोगों को हायर किया, फिर ये एक्सपीरियंस्ड लोग काफ़ी टाइम तक कंपनी में 5 साल 7 साल 10 साल तक काम करते रहते हैं, तो इनको और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, ये अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। लाइक कोई सेल्स का पर्सन है तो उसको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो सेल्स को बहुत ज़्यादा एनहेंस कर सकता है या बढ़ा सकता है। ठीक है, या आपको लगता है कोई प्रमोशन डिपार्टमेंट में बंदा काम करता था, वो प्रमोशन बहुत अच्छे से करता है। अब ऐसा पंगा क्या होता है, कई सारे लोग अपने अपने जो है फील्ड के स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। ऐसे में कई बार उनके अंदर ईगो जाग जाता है, उनको लगता है कि यार कंपनी में अब बस मैं ही मैं हूँ, अब जो काम होता है मेरे बल पर होता है, सब कुछ मैं करता हूँ। ये एक बहुत गलत चीज़ होती है। देखो, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत बुरी बात है। अगर कंपनी में किसी एम्प्लॉय को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, तब क्या होता है, उसको लगता है यार मुझे तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत ही नहीं है, मैं क्यों किसी के साथ मिलकर काम करूँ, मैं अकेले संभाल सकता हूँ पूरी कंपनी को। और यही उसकी भूल होती है। आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड हैं, अगर आप लोगों के साथ मिलके काम करेंगे तो आपकी ताकत बढ़ जाती है। ठीक है, और अगर आपने सोचा कि नहीं मैं तो एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं अकेले काम कर लूँगा, तो ऐसे में जो कंपनी का मेन गोल है आप कहीं ना कहीं उसको खो देंगे और कंपनी को एक भारी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में इन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसे ही लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आने के बाद में कहते हैं कि ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, कर देते हैं, नई मार्केट में चले जाते हैं, प्रोडक्ट फेल हो जाता है, फिर क्या होता है भाई, कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होता है। आप लोग भी जानते हैं कई सारी ऐसी कंपनीज के कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कुछ एग्जांपल्स आपके लिए बन सकते हैं जो प्रॉपर फेल हुए। अब आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, ऐसा ही कुछ एग्जांपल अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, हो सकता है नोकिया का आप ले सकते हैं दोबारा से, कि नोकिया को ओवर कॉन्फिडेंट था कि यार मेरी मार्केट है, मैंने कैप्चर कर रखी है, और बेशक आप एंड्रॉयड फ़ोन बनाएं, बाकी कंपनीज कुछ भी बनाएं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं क्या करूँगा, मैं जो बनाता आया था वही बनाऊँगा। क्यों? क्योंकि भाई मेरी तो मार्केट है, मेरे तो अपने कस्टमर हैं। ये उसका ओवर कॉन्फिडेंट था और इसी की वजह से आज नोकिया पूरा का पूरा जो है वो डाउन हो चुका है। इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, आप केस स्टडीज़ वगैरह अगर आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों को सीखेंगे। तो इसी के साथ हमने आज का अपना ये चैप्टर पूरा फिनिश कर दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये सारी चीज़ें समझ में आए। अब मैं लेता हूँ अलविदा, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे सेकंड चैप्टर स्टार्ट। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।